नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीटेट साइंस की इस लेक्चर सीरीज में। मैं आपका निर्मल राठौर। और साथियों, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रकाश। इसको हम लोग इंग्लिश में लाइट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश की डेफिनेशन की, प्रकाश की परिभाषा की, कि परिभाषा उसकी क्या होती है। तो प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊर्जा के कई सारे रूप आपने देखे होंगे, जैसे विद्युत ऊर्जा हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, गुरुत्वीय ऊर्जा हो गई। उसी तरह से प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारे लिए वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। देखिए, बिना प्रकाश के हम लोग वस्तुओं को नहीं देख पाते। अगर अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग देखें तो हम लोग दिन के प्रकाश में सारी चीज़ों को, सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन रात में जब अंधेरा होता है, जब प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, तो हम लोग वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन अगर कही जाए तो हम लोग इस तरह से कहेंगे कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है तथा हमारे लिए वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को देखना तभी संभव होता है जब वस्तु पर प्रकाश होता है। एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु को देखना तब संभव होता है जब वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचता है। जस्ट लाइक हम लोग अगर बात करते हैं कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्च की रोशनी, अंधेरे में देख रहे हैं, टॉर्च की रोशनी जो है उस ऑब्जेक्ट पर डालेंगे, तो वो रोशनी जो है उस वस्तु पर आपतित होगी और वहां से टकराकर, यानी कि परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचेगी, तब जाके हम लोग उस सामने वाली वस्तु को देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देख पाना तब संभव होता है जब वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में पहुंचती हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं प्रकाश से संबंधित घटनाओं की। तो देखिए, अपनी डे टू डे लाइफ में हमने प्रकाश से संबंधित कई सारी घटनाएं जो हैं वो देखी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि तारे जो हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने दोपहर में भरी गर्मी में कहीं सफ़र किया है, ठीक है, आप बस में आगे बैठे हैं, तो आपने देखा होगा कि सड़क पर थोड़ा दूर की ओर आपको ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसे हम लोग मृगमरीचिका या फिर मिरेज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, उसको मिरेज कहते हैं। तो ये भी प्रकाश की वजह से होता है। उसके अलावा प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि जैसे इंद्रधनुष बनना आपने देखा होगा। तो प्रकाश से संबंधित कई सारी घटनाएं हैं। उन सारी घटनाओं का जिक्र हम लोग यहाँ पर करेंगे। उनके पीछे क्या कारण होता है, किस लिए वो घटना होती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले अब हम बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति की, कि प्रकाश जो है वो किस नेचर का होता है। ठीक है ना, तो प्रकाश की प्रकृति की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें, प्रकाश की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ द लाइट। नेचर ऑफ द लाइट के बारे में अगर बात की जाए तो कई सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने प्रकाश की प्रकृति से संबंधित अपने अपने सिद्धांत दिए। कुछ लोगों ने या कुछ साइंटिस्ट ने यह माना कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, और उन्होंने इस चीज़ को मानकर बहुत सारी चीज़ों की या बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या भी करी। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो पार्टिकल की फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो पार्टिकल जैसे लाइक एक बॉल है आपकी, एक रबर की बॉल अगर आप दीवार पर मारते हो तो वापस आ जाती है। तो रबर की बॉल है क्या, एक तरह से पार्टिकल ही है छोटा आपका। ठीक है ना, तो प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, मतलब बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या उन्होंने प्रकाश को एक कण के रूप में मानकर कर दी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जो कि प्रकाश के कण रूप से उनकी व्याख्या नहीं हो सकती थी। तो ये थ्योरी फेल हो गई। मतलब फेल क्या हो गई, ऐसा माना गया कि नहीं, सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो प्रकाश के कण रूप से हम लोग सिद्ध नहीं कर सकती। तो फिर नई थ्योरी आई। नई थ्योरी में ये कहा गया कि प्रकाश जो है वो एक तरंग के रूप में होता है, और उसके आधार पर प्रकाश की कुछ और घटनाओं की व्याख्या की गई। जैसे प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। तो कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश के तरंग रूप के आधार पर भी की गई, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी बच गई जो कि प्रकाश की तरंग रूप से पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। तो उन्हीं घटनाओं के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो किस तरह की होती है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने प्रकाश की प्रकृति से संबंधित कौन कौन सी थ्योरीज दी, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन के कणिका सिद्धांत की। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर
थ्योरी। तो न्यूटन ने क्या माना कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, ठीक है, और उन कणों को हम लोग कार्पस्क्यूलस कहते हैं, कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। और उसके आधार पर प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या जो है न्यूटन ने कर दी, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जो कि इस सिद्धांत से उनकी व्याख्या नहीं की जा सकी, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। इन घटनाओं की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। तो ये जो आपका सिद्धांत था ये फेल हो गया, न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया। तो भी फिर नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने वापस से प्रकाश की प्रकृति से संबंधित एक नई थ्योरी अपनी दी। और वो थ्योरी क्या थी? वो थी हाइगन का तरंग सिद्धांत, हाइगन्स वेव थ्योरी, ठीक है। वो क्या था आपका? हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो हाइगन आपका एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में होता है। उसने क्या बताया? प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में होता है, और ये तरंगे वैसी ही होती है जैसे हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं। और ध्वनि तरंगों की अगर बात की जाए तो ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो उसने ये माना कि प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में होता है, और वो तरंगे वैसी ही तरंगे होती है जैसी कि अपनी ध्वनि तरंगे होती है। और ध्वनि तरंगे जो है उनकी प्रकृति अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। तो उसने प्रकाश को लॉन्गिट्यूडनल वेव माना। दूसरी बात, इन तरंगों के गमन के लिए माध्यम की एक आवश्यकता होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे जो भी होती है, जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है आपकी, उनके गमन के लिए अगर उनको कहीं पर ट्रांसफर करना है तो एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हाइगन ने एक काल्पनिक माध्यम मान लिया और उस काल्पनिक माध्यम को नाम दिया उसने ईथर। क्या नाम दिया? ईथर। कि ईथर नाम का एक काल्पनिक माध्यम है जिसमें प्रकाश की तरंग जो है वो क्या करती है? आपकी ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा कि हाइगन ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना, ठीक है। उसने तरंगों को, प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में माना और एक काल्पनिक माध्यम की उसने परिकल्पना की, और वो काल्पनिक माध्यम को क्या नाम दिया? उसने ईथर नाम दिया। और इस आधार पर उसने प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन कुछ और घटनाएं रह गई प्रकाश से संबंधित, जिसे कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो यहां से प्रूव नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो प्रकाश से संबंधित कुछ और घटनाएं जो हैं वो यहां से प्रूव नहीं हो पाई, मतलब ये थ्योरी भी क्या हो गई? फेल हो गई। तो इसके बाद में मैक्सवेल आया, ठीक है, और मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी। तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, तो नेक्स्ट है आपका मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अब देखिए मैक्सवेल ने किसको सपोर्ट किया? मैक्सवेल ने हाइगन को सपोर्ट किया। उसने कहा कि नहीं, हाइगन ने जो कहा है वो सही है कि प्रकाश जो है वो तरंग रूप में होता है। मैक्सवेल ने हाइगन को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ गलतियां हाइगन के इसमें उसने निकाल दी। उसने ये कहा कि हालांकि प्रकाश जो है तरंग रूप में होता है, लेकिन प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। किस तरंग के रूप में होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और ये तरंगे जो हैं ये क्या होती है? आपकी अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स नेचर की होती है। किस प्रकार की होती है? आपकी अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, और इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेव्स। तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, यानी कि यहां पर कोई भी काल्पनिक माध्यम मानने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि प्रकाश जो है तरंग रूप में होता है, और वो आपका साउंड वेव की तरह नहीं बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके आधार पर उसने प्रकाश के ध्रुवण की भी व्याख्या कर दी। लेकिन फिर भी कुछ सिद्धांत ऐसे रह गए, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को यह सिद्धांत जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्रॉम्पटन प्रभाव को यह सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वापस से एक और साइंटिस्ट आया और उस साइंटिस्ट ने वापस से ये कहा
कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे ऊर्जा के कणों के रूप में होता है और उन छोटे छोटे कणों को हम लोग फोटोन कहते हैं। उनकी क्या होती है, एक ऊर्जा होती है और कुल मिला के प्रकाश जो है वो कण प्रकृति का होता है। तो वो साइंटिस्ट था अपना प्लांक। तो प्लांक का सिद्धांत हम लोग देखते हैं, फोर्थ वाला। तो अगला है अपना प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक ने ये कहा कि प्रकाश जो है छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और इन पैकेट्स को हम लोग क्वांटा कहते हैं। इन पैकेट्स को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। इनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे हम लोग h इंटू म्यू से व्यक्त करते हैं। उनकी जो ऊर्जा होती है पैकेट्स की वो होती है h इंटू म्यू। h क्या होता है आपका, प्लांक कांस्टेंट होता है, और म्यू जो है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस आधार पर उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, उसने क्रॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, क्रॉम्पटन प्रभाव जो है उसकी व्याख्या की। लेकिन फिर भी तरंग रूप से संबंधित जो घटनाएं थी जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसने प्रकाश को किस रूप में माना, उसने प्रकाश को कण के रूप में माना। तो अभी तक की 4 घटनाएं देखने पर हमें ये पता चला कि कुछ साइंटिस्ट ने प्रकाश को कण के रूप में माना, जबकि कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने प्रकाश को तरंग के रूप में माना। और हमने प्रकाश से संबंधित कई सारी घटनाएं देखी, तब हमें पता चला कि प्रकाश की कुछ घटनाएं जो ऐसी होती है जो कि कण सिद्धांत पर आधारित होती है, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि तरंग सिद्धांत पर आधारित होती है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन जो है कण और तरंग दोनों ही सिद्धांत से दिया जा सकता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, वो कण सिद्धांत से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और तरंग सिद्धांत से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रकाश का अपवर्तन कण और तरंग दोनों ही सिद्धांत से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कुछ घटनाएं आपकी दोनों से व्यक्त की जा सकती थी, कुछ घटनाएं किसी एक प्रकृति से ही व्यक्त की जा सकती थी। तो फाइनली डी ब्रोगली आया और उसने कुछ नहीं किया और उसने अपना एक नया सिद्धांत दे डाला। वो क्या था, डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। उसने ये कहा कि प्रकाश की कुछ घटनाएं जो हैं कण प्रकृति पर आधारित होती है और प्रकाश की कुछ घटनाएं जो हैं तरंग प्रकृति पर आधारित होती हैं। यानी कि प्रकाश जो है कभी कभी कण के रूप में रहता है और कभी कभी आपका तरंग के रूप में रहता है। यानी कि प्रकाश को उसने ड्वेल नेचर का माना, प्रकाश को उसने एज ए पार्टिकल भी माना और एज ए वेव भी माना। तो यही है आपका ड्वेल नेचर ऑफ लाइट दैट इज गिवन बाय डी ब्रोगली। तो ये प्रकाश की प्रकृति से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरीज यानी कि सिद्धांत थे। तो इनको एक बार हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर देते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत जो हैं अपने कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले अपना साइंटिस्ट जो आया वो था न्यूटन, और न्यूटन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी में न्यूटन ने यह माना कि प्रकाश जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होता है और उन पार्टिकल्स को हम लोग कॉर्पस्क्यूलर या फिर कणिका कहते हैं, ठीक है। इस आधार पर उसने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, कुछ घटनाओं की व्याख्या उसने कर दी, लेकिन कुछ घटनाओं की व्याख्या वो नहीं कर पाया। तो वापस से दूसरी थ्योरी आई प्रकाश से संबंधित। वो थ्योरी किसने दी थी, हाइगन ने। तो अगला सिद्धांत था हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो हाइगन ने यह माना कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में होता है। किस रूप में होता है, तरंग के रूप में, और वो तरंगे वैसी ही होती है जैसी कि अपनी ध्वनि तरंगे। और ध्वनि तरंगों की अगर बात की जाए तो ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य नेचर की होती है, यानी कि वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है और उनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से प्रकाश के गमन के लिए या प्रकाश तरंग के गमन के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होगी, और उस समय हाइगन ने एक काल्पनिक माध्यम उसके लिए मान लिया। उस काल्पनिक माध्यम का उसने नाम दिया ईथर। बाद में पता चला कि कुछ घटनाएं जो हैं तरंग सिद्धांत को मानकर व्यक्त
की जा सकती थी, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण जैसी घटना जो है वो प्रकाश को तरंग रूप में मानकर, और वो भी जैसा हाइगन ने कहा उस तरह से मानकर उसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। तो नेक्स्ट आया आपका मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल ने हाइगन को सपोर्ट किया और उसने ये कहा कि हाँ, प्रकाश जो है वो एक तरंग रूप में होता है, लेकिन वो तरंगे जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स नेचर की होती है, और उनके गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके आधार पर उन्होंने प्रकाश की ध्रुवण की भी व्याख्या कर दी। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तो पहले से एक्सप्लेन किया जा चुका था, लेकिन फिर भी प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव जो है इस आधार पर व्यक्त नहीं किया जा सका। तो फिर से एक नई थ्योरी आई, और वो थ्योरी दी थी किसने? प्लांक ने। तो नेक्स्ट थ्योरी थी अपनी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और प्लांक ने कहा कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, ठीक है, कि फॉर्म में होता है, और इन पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो है उसको उसने एक कण के रूप में माना। किस रूप में माना? कण के रूप में। और उन कणों को उसने नाम दिया फोटोन। और उन कणों की एक एनर्जी होती है, उन फोटोन्स की एक एनर्जी होती है जो कि होती है h/μ, जहाँ h क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है। उसके आधार पर उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या कर दी, लेकिन फिर भी तरंग सिद्धांत के रूप से जो व्याख्या हो रही थी घटनाओं की, उनकी व्याख्या वो नहीं कर सका। तो इन चारों घटनाओं से फाइनली ये पता चला कि कुछ घटनाएं जो हैं वो प्रकाश के तरंग रूप से सिद्ध हो रही थी, कुछ घटनाएं जो हैं प्रकाश के कण रूप से सिद्ध हो रही थी, और कुछ घटनाएं जो है दोनों ही रूप से सिद्ध हो रही थी। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, वो था आपका डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने क्या किया? उसने कहा कि प्रकाश की कुछ घटनाएं तरंग रूप से सिद्ध होती है, कुछ घटनाएं जो है आपकी कण रूप से सिद्ध होती है, और कुछ घटनाएं दोनों से सिद्ध हो जाती है। यानी कि प्रकाश जो है ड्वेल नेचर रखता है, यानी कि प्रकाश की प्रकृति जो है द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि वो कण तथा तरंग दोनों ही रूप में होता है। तो ये था प्रकाश की प्रकृति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या। आगे की क्लास में हम लोग प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट अगर आपको रह गया हो आज की क्लास में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।